हेलो फ्रेंड्स। ये पीपीटी मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ ताकि आप वाइवा में एक क्रैश कोर्स की तरह है बेसिक्स जान पाओ। अगर आप मशीन डिज़ाइन सेकंड का वाइवा देने जा रहे हो तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि क्या पूछा जाता है और किस तरीके से हमें आंसर देना है। बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके चैप्टर पर बेस्ड होते हैं, मींस जो डिज़ाइन का सिलेबस है उसी पे बेस्ड होते हैं। जैसे जो मशीन डिज़ाइन 2 है वो उसमें आपके गियर के डिज़ाइन है, आपके जो है ब्रेक एंड क्लचेस हैं, आपका बियरिंग है और इंजन पार्ट्स के डिज़ाइन है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कुछ क्वेश्चंस का बंच तैयार किया है जो बहुत कॉमन से हैं और आपको आई थिंक विद इन फ्यू मिनट्स यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन करने के लिए आता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिजाइन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो पहले तो इसको समझ लो होता क्या है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, यानी जो मैक्सिमम स्ट्रेस आपकी मटेरियल के अंदर हो सकता है, यानी स्ट्रेस वो सस्टेन कर सकता है अपॉन द वर्किंग स्ट्रेस, मींस जिस पे आप काम करोगे या आपका मशीन काम करेगी उसका रेशियो होता है। तो यहाँ से आपको पता क्या चल रहा है, आपको यहाँ से अगर थोड़ा सा आप इसको बैलेंस करिए तो वर्किंग स्ट्रेस जो है वो हमें पता चल जाता है कि उसको अगर मुझे निकालना हो तो आप मैक्सिमम स्ट्रेस से फैक्टर ऑफ सेफ्टी को जब डिवाइड कर देते हो तो मुझे क्या मिल जाता है, वर्किंग स्ट्रेस, यानी जो हमारी मशीन जिस स्ट्रेस पर काम करेगी। तो बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर क्या रहा है, ये आपके मार्जिन बढ़ा रहा है। जैसे आपका जो सिग्मा मैक्सिमम है इस पॉइंट पे आपका कंपोनेंट फेल हो जाएगा, तो आप कितना नीचे डिजाइन कर रहे हो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी तय करता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा तो आपके ऑब्वियसली मार्जिन ज्यादा होगा, यानी फेल्योर का और वर्किंग के बीच में मार्जिन ज्यादा होगा। और अगर आपका जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होगा तो ये बहुत क्लोज होगा। और ऑब्वियसली अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 हो जाए तो क्या हो रहा है कि वर्किंग स्ट्रेस और जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस है दोनों क्या हो जा रहे हैं, सेम हो जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं मानेंगे। अगर आपके डिजाइनिंग जो है, देखो डिजाइनिंग में हमें ये ध्यान देना होता है कि मार्जिन रहे, क्योंकि अगर इन केस किसी भी कंडीशन में अगर आपकी गलती से भी वो एक्सीड कर जाता है मैक्सिमम स्ट्रेस को तो आपका कंपोनेंट फेल हो सकता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको इन्हीं सब चीजों से आपको एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर दी वेरियस फेजेस ऑफ डिजाइन, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। तो वेरियस फेजेस क्या हो सकते हैं, सबसे पहला फेज तो ये है कि आप रिकॉग्निशन ऑफ नीड, यानी जो प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज करिए। एक बार आपने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर आप जो है क्या करने वाले हो, फिर आप उस डिफिनीशन दीजिए, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करिए, उसको एक डिफिनीशन दीजिए कि आप करना क्या चाह रहे हो। देन फिर आप उसका एक सोल्यूशन तैयार करोगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद उसकी एनालिसिस की जाएगी कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ी, क्या क्या फैक्टर्स रहे, कैसे उसको उसमें बहुत सारे जो पैरामीटर्स उनको देखा जाएगा। फिर उनको क्या किया जाएगा, ऑप्टिमाइज किया जाएगा। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि आप सबसे बेहतर कंडीशन क्या होगी इसके वर्किंग की। आप उसमें कुछ पैरामीटर्स कम होंगे, कुछ पैरामीटर्स बढ़ेंगे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, मटेरियल का स्ट्रेंथ, बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। उनमें उनको ऑप्टिमाइज करना होता है, यानी बेस्ट सुटेबल कंडीशन तक लाना होता है। फिर हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएशन में देखेंगे कि उसमें कोई खामी तो नहीं रह गई है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है देन वी विल मेक इट, वी विल डिजाइन इट अगेन। हम उसे फिर से रेक्टिफाई करेंगे और फिर प्रेजेंटेशन के लिए हम उसे रेडी करेंगे। सो इन दिस वे यू कैन प्रोसीड। देयर आर 3, 4, 5 and 6, there are 6 steps by which you can design your एनी एलिमेंट और एनी मशीन्स। सो ये एक बेसिक स्टेप है, इसे आपको जनरल आइडिया में या जनरल वे में आपको आना चाहिए। आपको बता सकते हो, अगर एक दो मिस भी कर जाते हो तो इससे कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट आपका सीक्वेंस सही होना चाहिए कि आपने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करा है, ये मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, वेट फ्रैक्चर क्या होता है। जनरली मैकेनिकल में
जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो तरीके से आपको ऑब्जर्व करोगे। या तो भाई अगर ये दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हुआ, ये दूसरा कंपोनेंट है। या तो पहला कंपोनेंट अगर ये डक्टाइल फ्रैक्चर करेगा तो डक्टाइल में क्या होगा, वायर बनेगा, टूटने से पहले ये पतला होगा, इसमें नेकिंग होगी, यानी ये एक हिस्सा इसका पतला होता जाएगा, अल्टीमेटली वो एक वायर के फॉर्म में होकर टूट जाएगा। लेकिन जो ब्रिटल होता है वहां पे आपको अचानक टूटना मिलेगा, मीन्स आपको पता भी नहीं चलेगा और एकाएक टूट जाएगा। उसमें कोई वायर नहीं बनने वाली है और बिना किसी इंफॉर्मेशन के टूटता है, इसलिए डेंजरस होता है। इसलिए यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखना है, या ऐसे मटेरियल को चूज नहीं करना है जहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन की संभावना है या कैजुअलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे इस तरह के मटेरियल्स को हम नहीं यूज़ करते हैं। तो ब्रिटल फ्रैक्चर आप समझ रहे हो, ब्रिटल फ्रैक्चर का एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे आप ब्रिक तोड़ रहे हो, चौक जो हम लोग यूज करते हैं वो टूट रही है, मिट्टी जैसे उसको अगर उठा के पटक रहे हो कहीं जमीन पे, तो जैसे फूट के बिखर जाती है, वो क्या है, एक ब्रिटल फ्रैक्चर को इंडिकेट करता है। और वहीं आपका जो है किसी चीज को जैसे आप क्या करते हो, किसी च्युइंगम खाते हो ना, च्युइंगम को जैसे खींचते हो, इसी तरीके से अगर आप कोई मटेरियल जो है, जैसे च्युइंगम तो नहीं होता, जैसे माइल्ड स्टील को है, माइल्ड स्टील को तोड़ोगे तो पहले वो क्या होगा, बेंड हो जाएगी, वायर के फॉर्म में आएगी, तब कहीं जाके टूटेगी। मीन्स एक प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये टूटने वाली है। ओके, तो ये चीज आप यहाँ से समझ सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है हमारा, इन डिजाइनिंग ए क्लच प्लेट व्हाट एजम्पशंस इज मेड। एक क्लच प्लेट में कौन से जो है एजम्पशंस जनरली मीट किए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो देखो, क्लच प्लेट में जो डिजाइन होती है क्लच प्लेट की, वो दो तरीके से होती है। एक तो होती है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के थ्रू, और एक होती है यूनिफॉर्म बियर थ्योरी के थ्रू। जनरली हम लोग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी को, यूनिफॉर्म बियर थ्योरी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये रियलिस्टिक अप्रोच को दिखाता है, यानी रियलिटी से ज्यादा क्लोज है। ये जो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है, ये रिलेटेड होता है नए क्लचों के लिए, न्यू क्लचेस अगर नए क्लच हैं तो उनके लिए तो ठीक है, बट ऑब्वियसली कोई भी क्लच हमेशा नया नहीं रह सकता, कुछ दिन बाद वो पुराना हो जाएगा, फिर आपका ये ज्यादा सुटेबल आपके लिए पड़ता है। तो हम जनरली क्या करते हैं, यूनिफॉर्म बियर कंडीशंस को एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ द साइज ऑफ द गियर यूजुअली क्लासिफाइड। कोई भी गियर की साइज कैसे पता करोगे, कैसे डिसाइड करोगे, तो उसका हम पिच सर्कल डायमीटर से उसकी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो कितना बड़ा है, उसका साइज क्या है, उससे बेसिस पे हम इसे करते हैं। वैसे मॉड्यूल भी हमारे पास होता है, मॉड्यूल जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। एम अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब गियर का साइज बड़ा हो रहा है, और एम अगर छोटा है तो इसका मतलब गियर का साइज जो है आपका छोटा है। तो कुछ इससे भी रिलेशन ले सकते हो, बट आपका आंसर यहाँ पे पिच सर्कल डायमीटर होगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ गियर बॉक्स इन द व्हीकल। गियर बॉक्स का व्हीकल में क्या पर्पज हो सकता है। ऑब्वियसली गियर करता क्या है, गियर जो है वेलोसिटी रेशियो को चेंज कर सकता है, और तो ऑब्वियसली उसी पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आप अपने इंजन पे देखो, इंजन होता है, इंजन पे उसके जो पावर मिल रही है, उस पावर को हम क्या करते हैं, बीच में क्लच लगाया, क्लच के बाद एक गियर बॉक्स लगा दिया। ये जो गियर बॉक्स है, इसी में बहुत सारे गियर्स होते हैं। तो डिपेंडिंग हमारी रिक्वायरमेंट के, जैसे पीछे के ये दो पहिए हैं, यहाँ पे डिफरेंशियल, एक कार का मॉडल मैं बता रहा हूँ, ट्रक का मॉडल बता रहा हूँ आपको, उस पावर ऐसे ऐसे ट्रांसमिट करेगी। तो ये दोनों पहियों में पावर आनी है, कभी कभी हमें टॉर्क की ज्यादा जरूरत होती है, कभी स्पीड की जरूरत होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर एक लाइन में होगा, टू वेरी द टॉर्क एट रोड, एट दी रोड, या व्हीकल्स जो है उनमें टॉर्क वेरी कराने के लिए हम जो है गियर बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, गियर बॉक्स आपकी स्पीड भी चेंज करती है, ऑब्वियसली स्पीड और टॉर्क में रिलेशनशिप होता है, तो दोनों ऑब्वियसली चेंज होंगे। ठीक है, मेंशन सम एप्लीकेशन ऑफ गियर। तो गियर के एप्लीकेशन आप सीधे सीधे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर जगह होगा, लेथ मशीन में होता है, आप वहां भी देख सकते हो। तो होइस्ट मशीन हुई, जो मशीनरी है, रोलिंग मिल है, मशीन टूल्स हैं, सब जगह पे ऑलमोस्ट आपको गियर मिलेगा ही मिलेगा। गियर एक बहुत ही कॉमन डिवाइस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। व्हाट इज द हेरिंगबोन गियर। हेरिंगबोन गियर समझने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ गियर के सिस्टम। गियर में जैसे गियर हमारे होते हैं, जनरली गियर को अगर देखा जाए, क्लासिफाई किया जाए, तो उनके पावर ट्रांसमिशन के डायरेक्शन के बेसिस पे हम करते हैं। जैसे दो पहले के दो गियर होंगे, एक होता है स्पर गियर और दूसरा होता है हेलिकल गियर। ये दोनों पैरेलल शाफ्ट पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जब दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में, जैसे एक शाफ्ट ये है और एक शाफ्ट है,
हमको पावर कहाँ से कहाँ तक ट्रांसमिट करनी हो, अगर मुझे इस शाफ्ट से इस वाले शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट करनी है, यानी दोनों पैरेलल हैं, तो हम इन दोनों गियर्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी एंगल पे करना है तो हम बीवेल गियर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको जो है लेकिन इंटरसेक्टिंग हो, बीवेल गियर क्या है, किसी एंगल पे बट दोनों के एक्सिस क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें दोनों शाफ्ट जो होते हैं हमारे, वो ना तो पैरेलल होते हैं ना तो इंटरसेक्टिंग होते हैं। इस तरह के कंडीशंस में आपको वर्म एंड वर्म में दिखेगी, वर्म एंड वर्म व्हील, वर्म ऑन वर्म व्हील। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन हाउ दे आर यूज, उसके बेसिस पर गियर क्लासिफिकेशन है। आप देखो, आप यहाँ पे डिजाइन किसका करते हो, आप जनरली हमारे जो सेकंड में होता है हेलिकल गियर का हम इस्तेमाल करते हैं। हेलिकल गियर का जो पैरेलल शाफ्ट के लिए मैंने अभी बताया था, तो होता क्या था कि जो स्पर गियर होता है, देखो अब ये जो प्रॉब्लम है हेरिक बोन वाले, ये इससे रिलेटेड है, हेलिकल से रिलेटेड है। हेलिकल गियर की वर्किंग मैं थोड़ी समझा देता हूँ आपको। पहले तो समझो कि एक शाफ्ट है, इस पे अगर एक स्पर गियर मुझे बनाना होगा तो स्पर गियर कुछ ऐसे बनेगा। स्पर गियर पे जो टीथ होता है वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ऐसे होंगे ये टीथ, जो ब्लैक रंग के स्ट्रिप बना तो ये टीथ है गियर के। वहीं अगर मुझे क्या बनाना हो, मुझे जो है हेलिकल गियर बनाना हो, तो सेम शाफ्ट पे ऐसे ही हब होगा। बस उसमें क्या हो जाएगा, अंतर क्या हो जाएगा कि आपकी जो टीथ है ना वो इंक्लाइंड हो जाएगी, हेलिक्स के फॉर्म में हो जाएगी, इसी को हेलिकल गियर बोलते हैं। ये कौन सा गियर हुआ, ये स्पर गियर हो गया, ये क्या हो गया आपका, हेलिकल गियर हो गया, ठीक है। तो अब मुझे देखो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, पहले स्पर गियर में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ये हाई स्पीड पे चलाने पे इसमें साउंड आता था, आवाज आती थी, वाइब्रेशन होता था। तो इसको थोड़ा सा इससे इम्प्रूव वर्जन बनाया गया जो हेलिकल था। हेलिकल में क्या इशू है, हेलिकल बना तो दिया गया, इसमें लाइन कांटेक्ट होता है, तो इस वजह से साउंड तो कम हो गया, हाई स्पीड पे चल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो टेढ़ आपने जो टीथ जो आपने झुका दिए, इंक्लाइन कर दिए, इससे दो कंपोनेंट बन रहे थे। जैसे अगर पिच पॉइंट ये है, तो पिच पॉइंट पे एक कंपोनेंट फोर्स का ये बन रहा था रेडियल डायरेक्शन में, यानी रेडियल डायरेक्शन में पी आर, और एक डायरेक्शन बन रहा था एक्सियल डायरेक्शन में, उसको हम पी ए बोलते हैं। यानी कंपोनेंट जो फोर्स के कंपोनेंट थे, यानी फोर्स ऐसे लग रहा है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्सियल डायरेक्शन में और एक रेडियल डायरेक्शन में। तो रेडियल डायरेक्शन वाला तो ठीक है, ठीक है। और क्या नाम है, तीन, सॉरी मैं आपको यहाँ पे तीन डायरेक्शन, एक टेंजेंशियल भी होगा यहाँ पे, टेंजेंशियल जो होगा वो भी हमें यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो टेंजेंशियल जो डायरेक्शन से जैसे ये इसके इस तरीके से होगा, देखो ये आपका और ये टेंजेंशियल हो जाएगा पीटी, ये आपका पी आर हो जाएगा और ये आपका पी ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब यहाँ पे जो पीटी है ये तो ट्रांसमिट करेगा पावर को, लेकिन जो तुम्हारा पी आर है ये दो दो शाफ्ट के बीच में ऑब्वियसली सेपरेशन पैदा करेगा। लेकिन जो पी ए है, जो एक्सियल फोर्स है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पी ए की वैल्यू अगर ज्यादा हुई, यानी इस फोर्स की वैल्यू ज्यादा हुई, तो ये क्या करेगा, जो गियर जिस पे माउंटेड है, यानी शाफ्ट पे माउंटेड, उससे ये इसको हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, उखाड़ सकता है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी हेलिकल गियर में, तो उसको दूर करने के लिए क्या किया गया कि एक हेलिकल गियर लिया गया ऐसे, और इसी के बगल में एक और हेलिकल गियर ऐसे लगा दिया जाए। तो और क्या करा जाए, एक पे अगर टीथ इस तरीके से है, यानी राइट हैंड हेलिक्स है, तो दूसरे में क्या कर दिया जाए, लेफ्ट हैंड हेलिक्स इस तरीके से बना दिया जाए। तो इससे क्या हो रहा था, तो कि जो एक्सियल कंपोनेंट हो रहे थे, यानी एक गियर का एक्सियल कंपोनेंट ये है, दूसरे गियर का एक्सियल कंपोनेंट ये है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते थे, और इनका जो प्रभाव था, जो इफेक्ट था, वो नेग्लेक्ट हो जाता था। तो ये डबल हेलिकल गियर के फॉर्म में बन के आया। तो यही जो डबल हेलिकल गियर है, इसी को हम हेरिंगबोन गियर कहते हैं। या इस तरह से जब डबल हेलिकल गियर के शेप में कोई गियर कटा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेरिंगबोन गियर करते हैं। यहाँ पे जो मेन पर्पस था वो नल करना था एक्सियल थ्रस्ट को। क्लियर है आई थिंक इस चीजें। नेक्स्ट है बेवल गियर। बेवल गियर जो होता है, मैंने अभी बताया कि जब आपको पावर ट्रांसमिट करना है नॉन इंटरसेक्टिंग, कैसे, नॉन सॉरी इंटरसेक्टिंग तो है बट किसी एंगल पे, जैसे मान लो एक शाफ्ट ये है और एक शाफ्ट ये है, इन दोनों के बीच में पावर ट्रांसमिट करना है, यानी पावर ट्रांसमिशन का डायरेक्शन ये है, ये शाफ्ट वन है और शाफ्ट, तो कौन सा गियर इस्तेमाल करो, जनरली हम यहाँ पे क्या करते हैं,
वीवेल गियर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? तो होगा क्या कि जो एक सा ये कैसे, पहली बात तो ये बनता कैसे, ये जानते हो, एक कोन ले लो आप ऐसे, मान लो कोई कोन है, कुल्फी वाला कोन, वही, ये ऐसे पूरा होता अगर कोन में पूरा बनाता, लेकिन पूरा नहीं होता है। एक फ्रस्टम ऑफ कोन हो गया, इसी के ऊपर टीथ कटे होते हैं। कैसे कटे होंगे? इसी के ऊपर टीथ कटे होंगे ऐसे। यही टीथ क्या करेंगे, फिर नीचे एक तस्तरी नुमा गियर होता है, इस तरीके से बनाया जाता है। इसके जो पेरिफेरी होता है, इस पे ऐसे टीथ कटे होते हैं। टीथ को मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये ऐसे टीथ कटे होंगे, ठीक है, ऐसे टीथ कटे होंगे। इसका फिगर आप सर्च कर लेना उस पे, गूगल पे, तो आपको मिल जाएगा। ये जो टीथ हैं, ये सारे टीथ क्या होंगे? अब देखो, इतने समझ में, यहाँ पे सेंटर में क्या होगा, ये सेंटर जो है यही एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा इस गियर के लिए, जो तस्तरी नुमा है प्लेट जैसा। और ऊपर वाले गियर के लिए कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा? ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। यानी ये इधर घूमेगा, तो ये वाला जो तस्तरी नुमा है यानी प्लेट नुमा है, वो इधर घूमेगा। यानी पावर का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? अब इस फॉर्म से इस जगह पे जा रहा है, यानी पहले वाले शाफ्ट से ये मूव करते हुए 90 डिग्री पे मुड़ के बीच वाली शाफ्ट पे जा रहा है। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा, इसको एक बार सर्च करेंगे तो अपने आप फिगर क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। तो विवल गियर आपको समझ में आया होगा। विवल गियर होता क्या है? विवल गियर इज अ टाइप ऑफ गियर which for which teeth are cut on the conical surface in contrast with the spur and helical gears for the which the teeth are cut on the cylindrical surface. The structure of bevel gear is similar to an uniformly truncated frustum of cone। वही कोन पे एक समझ लो सिंपल सा कोन है, उसी पे आपने टीथ को कट कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ बीबल गियर के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। आ, यहाँ पे क्वेश्चन है, इन विच गियर ड्राइव सेल्फ लॉकिंग अवेलेबल। देखो, सेल्फ लॉकिंग जो है एक गियर है, वर्म एंड वर्म गियर, उस पे अवेलेबल होता है। और वर्म गियर ड्राइव जो होते हैं उनको हम जनरली उनके में ये चीज़ पाई जाती है। अच्छा, वर्म में होता क्या है, पहले आप समझा देता हूँ। वर्म में एक ऐसे सिलेंड्रिकल गियर होता है, सिलेंडर होता है। इसी सिलेंडर पे जो आपने जो हैवी सेक्शन दिख रहा है, इसी पे ऐसे टीथ कटे होंगे, ठीक है, ये सिलेंडर होंगे। और एक आपका वर्म व्हील होगा, ऐसे बना होगा व्हील। इसी व्हील के प्लेट पे, यानी इसी व्हील के सरफेस पे ऐसे टीथ कटे होंगे। काफी हद तक आपका मिलता जुलता है, बेबल जैसा ही दिखेगा। ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, यानी इधर ये घूम रहा है या इस तरफ घूम रहा, और ये हो सकता है इधर घूम रहा हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से पावर कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? इसका एक्सेस जो है, जो स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर है, और नीचे वाले का एक्सेस कैसा है? ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। तो आप देख सकते हो यहाँ क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल टाइप का ओरिएंटेशन है, पैरेलल टाइप का ओरिएंटेशन आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। तो ये वाम है। अच्छा, वाम की खासियत क्या है? ये जो व्हील है और ये जो आपका वम है, वम तो इसको घुमा देगा, वम ऐसे अगर ये वम को घुमा रहे हो तो व्हील को ये घुमा देगा। लेकिन अगर आप सोचो कि रिवर्स डायरेक्शन में घुमा दें, यानी व्हील को घुमाते हुए हम चाहें कि वम व्हील घूमे और उसकी वजह से ये वम घूम जाए, यानी जो सिलेंडर है ये घूम जाए, तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। यानी एक एक साइड में ही पावर ट्रांसमिट जनरली ये करता है। तो इसलिए इसको सेल्फ लॉकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन जो वर्म एंड वर्म व्हील का जो यूज है, वो एक तो ये है कि बहुत हाई वेलोसिटी रेशियो प्रोवाइड करेगा, जैसे कि 100 to 1, यानी 100 आरपीएम को आप 1 आरपीएम में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी घटा बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा तो नहीं सकते, घटा सकते हो। तो ये इसका मेन एडवांटेज है। स्मूथ और नॉइजलेस सेल्फ लॉकिंग फैसिलिटी होती है। डिमेरिट्स हैं, लो एफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, इसलिए लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है, लो पावर ट्रांसमिशन होता है, ये सब इसके ड्रॉबैक्स हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन वार्म से रिलेटेड थे। फिर आज ये बियरिंग पे बात करते हैं। व्हाट इज द बियरिंग एंड व्हाई इट इज यूज? बियरिंग एक जो मशीन एलिमेंट्स होता है एंड इट इज यूज टू, सबसे पहले समझो बियरिंग, जनरल बियरिंग जो हम अपने आसपास पंखे में मोटर्स में देखा होगा, ऐसे एक बियरिंग होती है जिसमें ये ऊपर एक पार्ट होता है लोहे की रिंग जैसी, और नीचे एक रिंग जैसी होती है। इन्हीं के बीच में ऐसे क्या होते हैं, ये हमारे बॉल्स होते हैं जो अंदर में सेट होते हैं। इन्हीं बॉल्स के ऊपर ये जो प्लेट्स है, इनको बोलते हैं आउटर रेस
और नीचे वाले को बोलते हैं इनर रेस। ये आउटर रेस इनर रेस के बीच में बॉल्स होती हैं, रोलर्स होते हैं। ये रोलर्स क्या करते हैं, घूमते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत कम फ्रिक्शन मिलता है। यानी ये जो डिवाइस है इसी को बियरिंग बोलते हैं। और बियरिंग का काम होता है फ्रिक्शन कम करना दो रोटेटिंग डिवाइसेस के बीच में। जनरली सर्कुलर जो रॉड्स होती हैं, सर्कुलर शाफ्ट होते हैं, वहां पे इनका प्रयोग आप देखोगे। ठीक है, तो ये हमारा बियरिंग का पर्पज है। इसके टाइप्स देख लो। बियरिंग जो होती हैं वो कितने तरीके के होते हैं। बियरिंग जनरली जो है, एक तो ये रोलर बियरिंग्स होती हैं, यानी जिसको हम एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बोलते हैं। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग ज्यादा सही है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। और दूसरे साइड में होती हैं आपकी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, या फिर आप इन्हें जर्नल बियरिंग भी बोलते हो। RARNAL, जर्नल बियरिंग। ये जनरल बियरिंग है। ठीक है, तो आपके पास एंटी फ्रिक्शन बियरिंग हुआ या जनरल बियरिंग, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग हुई। ये बियरिंग के दो टाइप्स हैं। इनमें आप देखोगे तो इसमें बॉल बियरिंग या फिर रोलर बियरिंग या सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग जिसको हम बोलते हैं वो होती हैं। बॉल में क्या होगा, इनमें स्फेरिकल बॉल्स का इस्तेमाल होगा बियरिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए। और यहाँ पे सिलेंडर रोलर, सिलेंड्रिकल रोलर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में कोई भी रोलर का इस्तेमाल नहीं होता है। इनमें क्या होता है कि ये जैसे हब है, इसके अंदर कोई शाफ्ट फिट होने वाली है, तो उसका साइज इस तरह से बनाया जाता है कि वो अंदर में उनके बीच में गैप हो। जैसे ये शाफ्ट है जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये शाफ्ट है जिसको इसी के अंदर घूमना है। इस तरह का अरेंजमेंट अगर कहीं पे आपको दिख रहा है तो ये कौन सा बियरिंग होगा, ये जनरल बियरिंग होता है। अच्छा, इसमें बियरिंग जो फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जाता है, ये क्या करते हैं कि जो दोनों शाफ्ट हैं, यानी जो ब्लैक रंग का है ये हब है, और जो हमारा शाफ्ट है इसके बीच में ये क्या भर देते हैं, लुब्रिकेंट्स भर देते हैं। ये लुब्रिकेंट्स क्या होता है, जब ये घूमने लगता है, यानी जो अंदर का शाफ्ट है इसको बहुत तेजी से घुमाया जाए ऐसे इस डायरेक्शन में, तो वेज एक्शन की वजह से ये फिर बीच में आ जाएगा। यानी कुछ इस तरीके से बीच में आ जाएगा शाफ्ट, और इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, इसके चारों तरफ हमारा लुब्रिकेंट की एक फिल्म बन जाएगी। यहाँ पे सब लुब्रिकेंट आ जाएंगे, जिसकी वजह से मेटल टू मेटल कांटेक्ट खत्म हो जाता है। और क्या हो जाता है, हमें फ्रिक्शन बहुत कम मिलता है। सीधी सी बात है, फ्रिक्शन हम रिड्यूस कर पाते हैं। तो इसको स्लाइडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई रोलिंग या कोई रोलिंग एलिमेंट्स नहीं होता है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, मेटल टू मेटल। इसी पे स्लाइड करते हुए फिर ये अपनी कैपेबिलिटी दिखाता है कि कैसे ये फ्रिक्शन को कम कर रहा था। ऑब्वियसली ये लो प्रेस, जब लो स्पीड के लिए तो अच्छा नहीं है। यानी शुरुआती, अगर आप सोच रहे हो शुरुआत में आपको फ्रिक्शन कम मिले, तो ये ऐसा नहीं होता। शुरुआत में इसमें बहुत सारा फ्रिक्शन होता है। ये आपको हाई स्पीड पे ही अच्छा होता है हमारे लिए। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग मैंने अभी बताया बॉल और रोलर्स के लिए होते हैं। ये टाइप्स होते हैं, इनमें भी दो टाइप होती हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक और एक होता है हाइड्रोडायनेमिक। हाइड्रोडायनेमिक। तो हाइड्रोस्टैटिक में क्या करते हैं, हम अलग से जुगाड़ लगा के इसके अंदर प्रेशर क्रिएट करते हैं, जैसे पंप से कर दिया, तो ये जो इनिशियल फ्रिक्शन उसको कम करने के लिए। और ये जो हाइड्रोडायनेमिक होता है, ये प्योर जो अभी मैंने आपको समझाया उससे रिलेटेड है। तो ये आर्टिफिशियल टाइप का है ऊपर वाला, और ये जो है क्या है, ये जो रेगुलर जनरल बियरिंग है वो है जो स्पीड पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ द बियरिंग लाइफ इज कैलकुलेटेड। बियरिंग लाइफ को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है, वो हम लोग यूज करते हैं इसमें। और उसमें उसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये फार्मूला है करीब आपका L10। देखो बियरिंग, सॉरी कुछ चेंजेस आ गए। बियरिंग फार्मूला जो होता है L10 से हम डिनोट करते हैं C/P अपॉन की पावर P होता है। यहाँ पे जो P होता है इसकी वैल्यू होती है 3 फॉर बॉल के लिए। अगर बॉल बियरिंग है तो हम 3 लेते हैं, और 10/3 लेते हैं जब ये रोलर बियरिंग्स होती हैं, रोलर बियरिंग्स होती हैं। ठीक है, सी को हम बोलते हैं डायनेमिक लोड कैपेसिटी। ये कौन सा होता है, डायनेमिक लोड कैपेसिटी। डायनेमिक लोड कैपेसिटी गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, आपको पहचानना है। और ये पी जो है ये इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लोड। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट लोड या इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड।
इक्विवेलेंट लोड हम इसको नाम देते हैं, ठीक है। ये सब गिवन। और L10 जो है ये रेटेड लाइफ होता है मिलियंस में, मिलियन रिवोल्यूशन के टर्म में। रेटेड लाइफ होता है मिलियन रिवोल्यूशन के टर्म में, आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कुछ सिस्टम है इसके लाइफ को फाइंड आउट करने के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूँ? रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग्स के लिए जनरली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर ऑल। हाउ द बियरिंग्स आर फेल, बियरिंग कैसे फेल होगा, इसको आप कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हैं। बियरिंग ऑब्वियसली फेल कैसे होगा? या तो अलाइनमेंट सही ना हो, बॉल्स टूट जाएं, बॉल्स पे इतना ज्यादा प्रेशर हो कि ये रेसेस के जो मटेरियल है उससे बेल्ड होती जाएं और फिर चलते समय टूटे, यानी ऑब्वियसली स्फेरिकल स्फेयर का सरफेस खराब होगा तो भी फेल हो जाएगी। अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो ये कट पिट जाएंगी, इनका फेल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, एक आध दो स्पेशली डिजाइन, आई थिंक गैलिंग एक फेनामेना है, उसके थ्रू भी ये फेल होता है। उसमें स्टिक और बेल्डिंग का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो बियरिंग के फेल होने का जो रीजन है उसे आप कॉमन सेंस से अपने आंसर दीजिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्लच के बारे में बात हो रही थी। क्लच के मैंने अभी डिस्कस करा था, व्हाट इज क्लच, क्लच क्या होता है। क्लच समझिए पहले कि क्लच का काम क्या होता है। क्लच जो है एक डिवाइस है जो कि इंजन से, बाकी सारा इंजन है, मान लो ये इंजन है, गाड़ी के संदर्भ में, कार के संदर्भ में बात करूं तो क्लच क्या होता है कि इंजन को गाड़ी के बाकी सब पार्ट्स है, गाड़ी के बाकी सारी पार्ट, जैसे ट्रक है तो ट्रक में क्या होता है, नीचे आपने एक रॉड देखा होगा, ये रॉड एक डिफरेंशियल बड़े से बॉक्स में जाता है, इस बड़े बॉक्स से दो ऐसे शाफ्ट निकले होते हैं और इन्हीं शाफ्ट पे आपके टायर्स लगे होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, पावर ट्रांसमिट हो रहा है। तो इंजन से जो पावर ट्रांसमिट होता है कॉन्टिन्यूअस तो हो नहीं सकता, उसे कई बार हमें क्या होता है, गियर चेंज करने के लिए हमें इंजन को बाकी सब पूरी बॉडी से अलग करना होता है। तो उस समय इंजन का जो कनेक्शन है उसको जो डिस्कनेक्ट करता है और फिर कनेक्ट कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लच बोलते हैं। और क्लच कहाँ लगा होता है? इंजन और गियर बॉक्स के बीच में। ये गियर बॉक्स है जिसको मैं अभी बना रहा हूं, इसको क्या है, ये गियर बॉक्स है, ध्यान रखिएगा, ये गियर बॉक्स है, रेड कलर का जो है ये क्लच है। तो क्लच इंजन और गियर बॉक्स को, जब आपको मन करे, आपने जैसे ही क्लच को प्रेस करा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंजन और गियर बॉक्स के बीच में अब कनेक्शन नहीं है। ध्यान रखना, गाड़ी चलाते समय जब भी आप ऐसा करते हो तो आप ऐसा कर रहे होते हो। तो आप समझ गए होंगे क्लच है क्या। कैसे डिजाइन करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बताता हूं। दो थ्योरी है इसके लिए, एक होता है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और एक होता है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी नए क्लच के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर न्यू क्लचेस, फॉर न्यू क्लच हम इस्तेमाल करते हैं, और यूनिफॉर्म वियर के ओल्ड क्लचेस के लिए होता है, और सबसे रियलिस्टिक यही है भी, ओल्ड क्लचेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और रियलिस्टिक भी है, इसी का इस्तेमाल जनरली आपको देखने को मिलेगा। दोनों थ्योरी का अपना अपना रोल है। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में एक गवर्निंग इक्वेशन होता है, उसको चाहे तो आप लिख सकते हैं स्मॉल पी, ए प्रेशर पर यूनिट एरिया इनटू आर इक्वल टू कांस्टेंट होगा। और यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में आप देखोगे तो P इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ये दो इक्वेशन जनरली आपको ऑब्जर्व करोगे जब आप डिजाइनिंग के क्वेश्चंस करोगे। नेक्स्ट है विच थ्योरी गिव्स द मोर टार्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी। अभी मैंने डिस्कस किया है कि जो हमारा नया क्लच होगा वो ज्यादा टार्क प्रोड्यूस करेगा। तो ऑब्वियसली जो नया टार्क है वो किस थ्योरी से डिजाइन होता है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यहाँ पे आंसर होगा। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक का मतलब से थोड़ा समझ लेते हैं, ब्रेक क्या होता है। ब्रेक, पहली बात तो आप समझिए कि ब्रेक का काम क्या, ब्रेक का काम होता है किसी मूविंग पार्ट को स्टॉप कर देना, उसकी एनर्जी को डिसिपेट कर देना, अब्जॉर्ब कर लेना, उसी को हम ब्रेक बोलते हैं। ब्रेक का मेन रीजन जो होता है वो क्या होता है कि हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, या मूविंग जनरली हमारे केस में या मैकेनिकल केस में आप देखोगे तो रोटेटिंग शाफ्ट होगा, व्हील होगी, या टायर होगा जिसको हम रोकना चाह रहे हैं, मूविंग कोई कार होगी उसको रोकना चाह रहे हो, कोई मूवेबल मूविंग बॉडी होगी उसको रोकना चाहते हो, उसका वही काम ब्रेक करता है। ब्रेक के टाइप्स क्या होते हैं? ब्रेक के टाइप्स जो हैं, जैसे शू ब्रेक्स होते हैं जिनमें शू लगी होती है, वही शू जाके आपके टायर के उसके जो ड्रम होता है उसमें चिपक जाता है, जिसकी जिसकी वजह से जो है वो कार जो है वो रुक जाती है, फ्रिक्शन होता है दोनों के बीच में और वो रुक जाती है।
आपको पाइवोटेड नाम सुना होगा। पाइवोटेड ब्रेक होता है, कोई बहुत ज्यादा खास नहीं, पाइवोटेड सिस्टम होता है। ये सिस्टम की वजह से आपको बैंड ब्रेक आपको मिलेगा कई जगह। बैंड ब्रेक शब्द ये भी है, ये सब टाइप्स हैं। यहाँ पे बैंड्स का इस्तेमाल होता है, यानी बेल्ट्स का इस्तेमाल होता है, या रोप का इस्तेमाल होता है किसी चीज को रोकने के लिए। तो ये कुछ बेसिक ब्रेक सिस्टम है आज की डेट में। जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स भी आने लगी हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स भी हैं। और आज की डेट में आप जैसे एक सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स होती हैं, या रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है, रीजेनरेटिव, जो क्या करती है, जब ब्रेक लगाते हो उसी समय बिजली भी पैदा करती है, यानी जो आप वेस्ट कर रहे थे एनर्जी उसको क्या करती है, रिकवर करती है। मेट्रोज में आजकल लगा हुआ है, या फिर कुछ साइकिल्स में भी लोग लगाते हैं, या कंपनियां देती हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको जो है ब्रेकिंग के टाइप्स मिल जाएंगे, नए तरीके के ब्रेक्स जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी भी हालांकि पुराना वाला सिस्टम सू ब्रेक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। व्हाट इज सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक? ब्रेकिंग सिस्टम को एक समझिए कि ब्रेकिंग सिस्टम कैसे लगता है, तो उसी में आप समझ जाओगे। जैसे मान लो कोई एक ड्रम है, इसको मुझे रोकना है, तो हम क्या करते हैं कि एक सू डिजाइन करते हैं। ये सू है, यही सू जाके अगर इस पे चिपक जाए घूमते वक्त, तो क्या हो जाएगा, ये ड्रम जो है रुक जाएगा, यानी ये जो रोटेटिंग एलिमेंट रुक जाएगा। इस स्क्रू को वहां तक शिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लीवर पे माउंट करके रखते हैं। इस लीवर को क्या कर, एक जगह पे हिंज्ड कर देते हैं ऐसे, ताकि ये इस एक्सिस के अबाउट मूव सके, कर सके। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं पी, यही आपका एफर्ट है जो आप अपने पैर से लगाते हो। जब ये इधर मूव कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली जो हमारा जब ये इधर मूव कर रहा है, जब इसको टच कराओगे, तो जो हमारा सू है, इसके ऊपर एक रिएक्शन काम करेगा एन, और इस पे फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। अगर ये सिचुएशन है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये फिगर आप समझ सकते हो, म्यू एन जो है ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। क्लियर? ये फिगर, इस फिगर के माध्यम से आप समझते हो जो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, वो अलग बात है। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि अगर पी, हम जैसे ये हमने लगाया, ये आप लगाने वाले हो, जैसे आप लगाते हो तो उसकी वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगने लगा, तो इसके अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड। तो आप देखो फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट और जो है पी का मोमेंट, एफर्ट का पी का मोमेंट, दोनों कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में है, यानी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जब इस तरह का कोई ब्रेकिंग सिस्टम डिजाइन होता है तो उसको हम सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक कहते हैं, यानी बस आपको डायरेक्शन देने की बात है, ब्रेक अपने आप लग जाएगा। और ऐसे ही ब्रेक डिजायरेबल होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत हमें नहीं होनी चाहिए ब्रेक लगाने के लिए। दूसरा क्या, सेल्फ लॉक्ड हो। अगर यही, अब इसी कंडीशन को रिवर्स समझो, अगर यहीं पे जो हमारा ये पॉइंट है, ये जो फ्रिक्शन और ये डायरेक्शन चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, किसकी, रोटेशन ऑफ ड्रम की। तो रोटेशन ऑफ ड्रम की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ऑब्वियसली इस पे पेड़ पे इस तरीके से म्यू एन लगेगा। तो म्यू एन और पी एक दूसरे के विरोधी हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि म्यू एन इतना ज्यादा हो जाए कि इसका मोमेंट जो है वो पी से ज्यादा हो जाएगा, पी के मोमेंट से। तो ऑब्वियसली आप इस पे लगा ही नहीं पाओगे, आपका जो ब्रेक होगा वो ऑलरेडी लॉक्ड होगा कंडीशन में, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको एफर्ट लगाने की, वो ऑलरेडी लॉक्ड होगा, उसी को हम सेल्फ लॉक्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत ऊपर ऊपर से मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, बट आपको एक आइडिया मिल गया होगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।